उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस में मचे सियासी घमासान की आंच पहुंची हाईकमान तक। आज दिल्ली में सीनियर नेताओं के साथ बैठक में हरदा होंगे शामिल। बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर धामी सरकार सख्त। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा किसी भी तरह की लापरवाही को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी पद से देवेंद्र यादव की हो सकती है छुट्टी। चर्चाओं का बाजार गर्म, प्रदेश के नेताओं ने बनाया दबाव। और चुनावी माहौल के बीच सियासी घमासान पर बीजेपी का वार। हरदा समेत पार्टी को लिया निशाने पर, कहा आपसी अंतर्कलह से छटपटाई कांग्रेस। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले सियासत की। राज्य की राजनीति में कांग्रेस में मचे घमासान पर अब दिल्ली तक बात पहुंच चुकी है। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के बाद अब पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट चुकी है। इसी के मद्देनजर पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने हरीश रावत को दिल्ली बुलाया है। आज दिल्ली में पूर्व निर्धारित बैठक में हरीश रावत शामिल होंगे। इसके साथ ही राज्य के और भी सीनियर नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। चलिए, ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशीष से जानेंगे कि कांग्रेस में मचे घमासान की आंच अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है, तो क्या कुछ आज बैठक में होने वाला है? देखिए, ये बैठक बेहद अहम होने वाली है दिल्ली में, और तमाम जो बड़े नेता हैं प्रदेश के वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो हमारे पास जानकारी है। खुद नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी पहुंचे हुए हैं, देवेंद्र यादव भी हैं, और खुद पूर्व मुख्यमंत्री और इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत भी पहुंच चुके हैं। और जो जानकारी है कि बहुत जल्द ये बैठक शुरू होने वाली है, और इस बैठक में जिस तरीके की जो यहाँ पर सियासी घमासान यहाँ पे हुआ है, उसको लेकर आलाकमान ने ये पूरी बैठक बुलाई है। और मुझे जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि इस पूरी बैठक में जो पार्टी के आला नेता हैं वो इसको देखेंगे और इस पर एक सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो चुनाव का जो माहौल है उसको लेकर चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि 1.5 महीने बचे हैं। आचार संहिता मुश्किल से 10-15 दिनों में लगने वाली है, और फरवरी में आप इलेक्शन में जा रहे हो। उससे पहले इस तरीके की बातें यकीनी तौर पर कांग्रेस को परेशान करने वाली है, लिहाजा कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसलिए मुझे जो लगता है कि इस बैठक के बाद कोई हल निकाला जाएगा। और जिस तरीके के बयान खुद स्टेट प्रेसिडेंट गणेश गोदियाल ने कांग्रेस के दिए हैं, वो ये बताते हैं उनके मुताबिक कि हल बहुत जल्द निकल जाएगा, इसमें कोई भी ऐसा क्लैश की। आशीष, सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरीश रावत की हाईकमान से बात हो चुकी है, तो क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? हरीश रावत की माने तो वो क्या चाहते हैं, या फिर प्रदेश प्रभारी को लेकर कुछ फैसला हाईकमान ले सकता है? देखिए, बिल्कुल इस मामले में जो हमारे पास जानकारी है उसमें एक चीज और एंगल जुड़ रहा है, क्योंकि देवेंद्र यादव राहुल गांधी के भी करीबी माने जाते हैं, और उन्होंने ही यहाँ पर राहुल गांधी कहने पर देवेंद्र यादव को यहाँ पर प्रभारी बनाकर भेजा गया था। राहुल गांधी के करीबी हरीश रावत भी हैं, इसलिए लिहाजा राहुल गांधी को अब यहाँ पर दोनों के बीच सुलह कराने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि कोई क्लैश न होने पाए। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि प्रदेश के जो स्थानीय नेता हैं, उस स्थानीय नेताओं ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की है हरीश रावत के सामने, और उसे लेकर वो शायद दिल्ली भी गए हैं कुछ नेता। जो हमारे पास जानकारी मिल रही है कि वो
राहुल गांधी से मुलाकात करके ये नाराजगी जताना चाहते हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी किस तरीके से या फिर पार्टी कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले कैसे सुलझाती है, क्योंकि बहुत ही नाजुक मोड़ पर है कांग्रेस इस समय, और इस समय अगर कांग्रेस का प्रभारी बदला जाता है तो उसके लिए भी मुश्किलें होंगी, नए सिरे से सारी चीजें समझनी होंगी उसके लिए भी, और इलेक्शन करीब है। लिहाजा जो माना जा रहा है, क्योंकि हरीश रावत की नाराजगी को रखना ज्यादा देर तक ही कांग्रेस के लिए मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर खड़ी होती है, जो पार्टी के आला नेता उनके सामने खड़ी होती है कि हरीश रावत की नाराजगी भी दूर करनी है, इलेक्शन में भी जाना है, प्रभारी भी बदलने की वो कोशिश नहीं करेंगे, प्रभारी बदलने में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, स्थानीय नेताओं की नाराजगी है उसको भी दूर करना है। तो तमाम चुनौतियां हैं कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं के सामने, इनसे पार पाना उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी। आशीष, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, हरीश रावत की ही बात कर लेते हैं। हरीश रावत संगठन पर सवाल खड़े करते हुए किस बात से खफा है, शायद ही इस पर अब पर्दा बाकी रह गया है। देवेंद्र यादव पर इशारों ही इशारों में निशाना साधने वाले हरदा के सियासी वार ने कांग्रेस को अंदर तक झकझोर दिया है। हमारे अनुभवी संवाददाता आशीष तिवारी के इनसाइड एक्सक्लूसिव स्टोरी में हम आपको दिखाते हैं कि जिसमें ये चीज सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को बदला जा सकता है। एक रिपोर्ट। हरीश रावत के सियासी बयानों के फूटे आक्रोश और तल्ख तेवरों की कहानी की पटकथा असल में कई दिनों से गढ़ी जा रही थी। संगठन के प्रति नाराजगी और खुद की उपेक्षा से आहत हरदा के ट्वीट के संदेश ने उत्तराखंड की सियासत को एक नया ही मोड़ दे दिया है। हाल ही में देहरादून में हुई राहुल गांधी की रैली में स्थानीय नेताओं की उपेक्षा से भी हरीश रावत नाराज बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कई बड़े स्थानीय कांग्रेस नेताओं को राहुल की रैली में वीआईपी गैलरी का पास तक नहीं मिला। राहुल की रैली को लेकर मेहनत करने वाले नेताओं की उपेक्षा से भी हरीश रावत की नाराजगी इस रूप में सामने आई है। पार्टी की अंदरूनी कलह पर हमारे अनुभवी संवाददाता आशीष तिवारी लगातार अपनी नजरें इस खबर पर बनाए हुए हैं। उनके अनुभवी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जो खबर छन कर आ रही है वो ये है कि कांग्रेस इस डैमेज कंट्रोल को मैनेज करने के लिए प्रदेश प्रभारी को बदल सकती है। फिलहाल सियासी हवाओं का रुख देखा जाए तो हरदा की तरफ ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि हरीश रावत को कांग्रेस की पहचान के तौर पर जाना जाता है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरीश नहीं ये आंधी है, हरीश नहीं ये आंधी है, हम तुम्हारे साथ हैं। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस वक्त में कांग्रेस को चुनावी रणनीतियों और मुद्दों पर काम करना था, उस वक्त में पार्टी अंदरूनी कलह से घिरी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह का ये पहला मामला हो, लेकिन चुनाव के ऐन मौके पर पार्टी को ये हालात नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि कांग्रेस में अगले पल क्या हो जाए, कुछ नहीं मालूम। टाइम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वहीं हरदा के बयानों पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे हैं, और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहे जाने से भी हरदा नाराज है। लेकिन जब उनके प्रभारी देवेंद्र यादव जी का और उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के लगातार बयान आया कि कांग्रेस सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेगी, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और इधर उनका जो कांग्रेस में विरोधी धड़ा है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उन पर एक तरह से आक्रामक रहता है। तो उससे मुझे लगता है कि हरीश रावत जी को लग रहा है कि शायद अगर वैसे तो कांग्रेस सरकार आ नहीं रही है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो उन्हें लगता है कि शायद कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। बागेश्वर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के महोत्सव एकजुटता का प्रतीक है। सीएम ने कांडा महोत्सव को 2 लाख रुपए देने की घोषणा करने के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सेवा देने का भी वादा किया।
2022 की बिसात में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। अगले साल शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते नए वायरस यानी ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश में खतरा मंडरा रहा है, दस्तक भी हो चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। कुछ इस तरीके की व्यवस्था बनाई जा रही है कि वोटरों को 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में चुनावी दल तैयारियों में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो धीरे धीरे कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद सरकार और प्रशासन भी सतर्क हो गया है। ऐसे में अगले साल शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। आयोग ने इस बार इस बात का ख्याल रखा है कि मतदान स्थल तक पहुंचने के लिए किसी भी वोटर को प्राकृतिक बाधाओं का जोखिम न उठाना पड़े। इसके साथ ही कोरोना के मद्देनजर भी मतदान स्थल में अधिकतम 1200 वोटर्स को ही वोट डालने का अधिकार होगा। ग्रामीण स्थलों में एक भवन में अधिकतम 2 और शहरी इलाकों में एक भवन में 4 से ज्यादा मतदान केंद्र स्थापित नहीं किए जाएंगे और प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग द्वार होंगे। चुनाव आयोग ने इस बार 635 नए मतदान स्थल चिन्हित और 12 समायोजित किए हैं। आपको बता दें कि चुनावों में 11,024 मतदान स्थल थे, लेकिन इस बार इनकी तादाद को बढ़ाकर 11,647 की गई है। इनमें 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल दूरी की वजह से 135 नए मतदान स्थल, 1200 से ज्यादा अधिक मतदाता होने के कारण 500 नए मतदान स्थल बनाए गए हैं। देश में कोरोना का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है और अगले साल शुरुआत में उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव संपन्न कराना आयोग के लिए किसी परीक्षा से पास करने से कम नहीं है, तो सियासी दलों को चुनावी प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। नहीं तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से देश में पैर पसार रहा है, तो जानकार भी जनवरी महीने में इसके पीक पर होने का दावा कर रहे हैं और ऐसे में गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ तो इसके परिणाम घातक साबित हो सकते हैं। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इसके अलावा एहतियात के तौर पर नए प्रतिबंधों पर विचार किया जा रहा है। गुरुवार शाम को मुख्य सचिव एस.एस. संधू की अध्यक्षता में शासन, स्वास्थ्य और पुलिस के आला अफसरों के साथ बैठक हुई। बैठक में उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों को संक्रमण से बचाव के लिए कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की समुचित व्यवस्था करने के लिए भी कहा। में भ्रष्टाचारी और कमीशनखोरी के खिलाफ बता दें आरोप लगाते हुए मेयर के खिलाफ पार्षद लामबंद हो गए हैं। पार्षदों का आरोप है कि कमीशनखोरों को लेकर मेयर ने एक स्लिप लिखी है जिसमें 5% कमीशन वसूलने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि मेयर साहब ना कोई पार्षदों की बैठक ले रहे हैं जिससे क्षेत्र के विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि मेयर के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मेयर ने उल्टे पार्षदों पर उनका शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचारी जो मेयर है ये सब पे एलिगेशन लगा रहा है, जबकि खुद ये भ्रष्टाचार के में लिप्त है और ये महाचोर है। और मैं ये जो पर्ची है जो दिखा रहा हूँ आपके माध्यम से, ये मेयर साहब की राइटिंग है। अगर ये ना हुई तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, भ्रष्टाचारी किसी के कहने से नहीं होता। आज माननीय न्यायालय ने आदेश आप अखबार के अंदर पढ़ेंगे तो उन्होंने याचिका जो भ्रष्टाचार को लेकर डली थी उसको खारिज किया और खारिज करने के साथ साथ 50,000 रुपए उस पर जुर्माना भी लगा। गुरुवार आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल कोठियाल खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले शहीद स्मारक में जाकर शहीदों को नमन किया। शहीदों को नमन कर रामलीला मैदान में जाकर जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने पार्टी के लिए समर्थन जुटाया। हम खटीमा पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आज हम खटीमा के उस इलाके में आए जहाँ पे वाकई में खटीमा की ना असली ताकत रहती है। यहाँ पे थारू लोग रहते हैं, यहाँ पे जो पर्वतीय लोग हैं वो रहते हैं, यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है वो किस तरीके से रहती है, और छोटे छोटे जो है मतलब शहर से बाहर। और असली खटीमा में आज देख करके हमें वाकई में लगा कि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस जो है, क्योंकि उनका ना गवर्नेंस का तरीका ठीक नहीं रहा, तो उसमें तीसरा विकल्प, और तीसरे विकल्प में
जिस प्रकार से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आज आम आदमी पार्टी को। नैनीताल नगर पालिका व्यापारियों पर जबरन लाइसेंस पद्धति लागू कर रही है। लाइसेंस पद्धति लागू होने से नाराज व्यापारियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। नाराज व्यापारियों का कहना है कि वे पहले ही कई कर अदा करते हैं और अब नगर पालिका जबरन लाइसेंस पद्धति लागू कर रही है। व्यापारी पे एक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा ही पड़ेगा और दूसरा दोहरी लाइसेंस पद्धति लागू हो जाएगी, एक राज्य सरकार की और एक नैनीताल नगर पालिका की। कुमाऊं दौरे पर आए आप नेता राजेंद्र पाल गौतम बिंदु खत्ता पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के दौरान आप नेता राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में समर्थन जुटाया, साथ ही प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के कामों की आलोचना की। कमजोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में हजारों जातियां हैं, कुदरत ने जाति नहीं बनाई। अमेरिका में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, कोरिया में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है। जाति केवल हमारे यहाँ है और जाति की वजह से हमारा देश हजारों टुकड़ों में बटा हुआ है। जाति की वजह से हमारा देश कमजोर। बिंदु खत्ता के बाद सितारगंज विधानसभा के ग्राम गोठा पहुंचे आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सरकार बनने पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, हर घर में रोजगार, बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए भत्ता, महिला सशक्तिकरण के लिए 1,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। इस जनसभा के मंच से जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की भी अपील की। हम यहाँ 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे, महिलाओं को 18 साल से ऊपर की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 1,000 रुपये महीना भत्ता भी देंगे, बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपया जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती उसको भत्ता भी देंगे। 1 लाख नौकरियाँ शुरू के 6 महीने के अंदर हम लोग निकालेंगे, 80% यहीं के लोगों को देंगे। इसके साथ साथ तीर्थ यात्रा योजना जैसे दिल्ली में बनाई है उसी तरह की यहाँ बनाकर यहाँ के लोगों को, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराएंगे। जहां एक और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पर स्वच्छता अभियान के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो उत्तराखंड के लक्सर में इन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। जगह जगह पसरी गंदगी से लोगों को बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है और इसके साथ ही प्रशासन भी आंखें मूंद बैठा है। एक रिपोर्ट। तस्वीरों में हम आपको लक्सर विकासखंड की ग्राम पंचायतों का नजारा दिखा रहे हैं, जहां गंदगी का अंबार जनता के लिए मुसीबत बना हुआ है। नालियां कूड़ेदान में तब्दील हैं और नालियों का पानी सड़कों पर तैर रहा है। गंदगी से क्षेत्र के हालात ऐसे हैं कि सड़क पर चलना भी दूभर है। लेकिन दिन पर दिन बढ़ती गंदगी को देखने वाला शायद ही शासन प्रशासन में कोई हो। ग्रामीणों का कहना है कि गंदगी से छुटकारा दिलाने के लिए कई बार ग्राम प्रधान से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला शायद ही कोई हो। हालात ये है कि सड़ान हुई पड़ी, नालियों में कीड़े चल रहे हैं पूरे, बीमार बच्चे हो रहे हैं। आप बताओ, कोई सफाई नहीं करवाता गाँव के अंदर, बताओ इनका क्या होगा प्रधानों का। जहां ग्रामीण गंदगी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर लक्सर विकासखंड के अधिकारी रमेश नेगी समस्या से अपना पल्ला झाड़ते दिखे। ग्राम पंचायत में हम भी जहाँ गए, लगभग हर गांव में कीचड़ और नालियां भरी पड़ी हैं। तो हमने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो हमारे हैं इनसे कह दिया कि जो आगामी बैठकें चल रही है इसमें सारी जो कार्य योजना बनेगी पहले ग्राम पंचायत की नालियों की सफाई के लिए बनेगी, और वो पानी कहाँ जाएगा उसके लिए भी आपको वहाँ पर स्थान चयन करना, ताकि वहाँ पर एक तालाब की खुदाई हो सके, ताकि पानी उसमें जमा हो जाए। और हर बार ही शिकायत आ रही है हमारे पास पूरी कि गाँव में बाकी कुछ नहीं है, यही है कि गंदगी भरी है, नालियाँ सफाई नहीं हुई है। तो हमने सख्त निर्देश दिए थे ग्राम पंचायत अधिकारी को, अब जो कार्य बनेगी वो पहले नाली सफाई की बनेगी। लक्सर में फैली इस गंदगी से ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें बीमारी फैलने का भी डर सता रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि आला अधिकारी इन ग्रामीणों की सूद कब तक लेते हैं और ग्रामीणों को गंदगी से निजात कब तक मिल पाएगी। लक्सर से टाइम टीवी के लिए फिरोज अहमद की रिपोर्ट। कीर्तिनगर में कांग्रेस ने आंगनबाड़ी वर्कर्स के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कोविड काल में जनता के लिए कार्य कर रही 400 से अधिक आंगनबाड़ी महिलाओं को सम्मानित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर प्रहार किया। ये संकल्प रहता है कि महिलाओं का सम्मान करना, और ये आज जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती महिला सम्मान जो रखा है, कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जो काम किया है, कोरोना काल के दौरान जो लोगों की सेवा की है, उसके एवज में हम सब कांग्रेस जनों ने ये निर्णय लिया कि इनका सम्मान किया जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार।
कांग्रेस में मचे सियासी घमासान की आंच पहुंची हाईकमान तक। आज दिल्ली में सीनियर नेताओं के साथ बैठक में हरदा होंगे शामिल। बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर धामी सरकार सख्त। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा किसी भी तरह की लापरवाही को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी पद से देवेंद्र यादव की हो सकती है छुट्टी। चर्चाओं का बाजार गर्म, प्रदेश के नेताओं ने बनाया दबाव। और चुनावी माहौल के बीच सियासी घमासान पर बीजेपी का वार। हरदा समेत पार्टी को लिया निशाने पर, कहा आपसी अंतर्कलह से छटपटाई कांग्रेस। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग।